लिखेंगे। अगर हम ध्यान देंगे तो ये वर्कशीट है लाइव प्रोसेस, यानी कि हमारा चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का लाइव प्रोसेस, उसके बारे में वर्कशीट है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था, यानी कि वर्कशीट 25 में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में, और उसमें हमने जाना था कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, किसमें, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में क्या कह रहा है ज़रा देख लेते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम that involves inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide to meet the energy requirement। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो ताकि हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। तो आइए ज़रा एक बार एनसीईआरटी पे देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी की बुक्स को आपको। तो आइए देखते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये फिगर दी हुई है आपकी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये फिगर है, फिगर 6.9 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स, यानी कि नाक के द्वारा हमारी सांस ली जाती है जो कि ऑक्सीजन है। The air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line the passage. The passage is also lined with mucus which help in this process. From here the air passes through the throat and into the lungs. Rings of the cartilage are present in throat. These ensure that the air passage do not collapse. तो क्या हुआ कि हमारे नाक से हमने नेसल पैसेज से सांस लेना शुरू किया और ये धीरे धीरे नीचे की साइड में आना शुरू हुआ, और जब ये नीचे आएगा तो ये कार्टिलेज को पास करते हुए ये आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्या कहता है ये। आगे कह रहा है ये, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब व्हिच इज फाइनली टर्मिनेट इन balloon like structure which is called alveoli। तो एक स्ट्रक्चर है, क्या कहते हैं, alveoli, जो कि ये है आखिरी स्ट्रक्चर है ब्रोंकाई का। ठीक है, अब हम देखें तो ये स्ट्रक्चर है किसका, लंग्स के अंदर है हमारी ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई। ठीक है, ये हमारी किस में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो आगे देखते हैं क्या कहता है ये। आगे कह रहा है ये कि एल्वेलाई प्रेजेंट या एल्वेलाई प्रोवाइड्स ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। द वॉल ऑफ एल्वेलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो क्या है, एल्वेलाई क्या कर रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक जगह प्रदान कर रही है, जगह दे रही है। आगे क्या कह रहा है ये देखते हैं। आगे कह रहा है ये कि एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर लिप्स एंड फ्लैटर आवर डायफ्राम। तो क्या होगा, हमारे लिप्स लिफ्ट कर जाएंगे और डायफ्राम फ्लैट कर जाएगा, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। सांस लेने पे चेस्ट कैविटी थोड़ी बढ़ जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वेलाई। तो इससे क्या होगा, हमारी जो एयर है लंग्स के थ्रू एक्सपेंड कर जाएगी और एल्वेलाई में पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे एल्वेलाई में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा ब्लड के साथ। तो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर द रिलीज इनटू द एल्वेलाई, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वेलर एयर इज टेकन बाय द ब्लड इन द एल्वेलर ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल। तो ये ब्रीथिंग साइकिल में क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ, कहाँ पे, एल्वेलाई में, ब्लड वेसल थे उसके पास में, तो इसे ब्रीथिंग साइकिल कहते हैं। तब आगे देखते हैं व्हेन एयर इज टेकन इन एंड आउट, ब्रीथिंग साइकिल में इन एंड आउट होगा जब, तो ये काम होगा। द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी ऑब्जर्व एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि लंग्स
कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रखते हैं अपने अंदर, ताकि मेनली जब ये अब्जॉर्प्शन या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्प्शन और ऑक्सीजन का ऑब्जर्प्शन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज प्रोसेस हो तो कोई दिक्कत ना हो। ये है पूरा ब्रीथिंग प्रोसेस। आइए चलो देख लेते हैं अब आपकी वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। तो जब हम आपकी वर्कशीट पाएंगे तो हम पाएंगे कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स एंड फंक्शन के बारे में बता रहा है। तो आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले ले रहा है ये पार्ट नोज को। ये कह रहा है नोज possesses a couple of exterior nostril, tiny hair follicles cover the anterior lining of nostril and act as the body defense against foreign pathogens and provide additional humidity for inhaled air। अगर आपको कुछ याद हो तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि म्यूकस या कुछ इस तरह की चीज़ जो ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करे वो होनी चाहिए नेसल पैसेज में या एयर कांटेक्ट के पैसेज में, ताकि कोई अदर फॉरेन पैथोजन उसमें अंदर बाहर ना हो सके। ठीक है, तो ये बात वही बात कह रहा है। आगे देखते हैं। आगे है लिनिक्स ये वाला पार्ट। टर्म्स एज एडम्स एप्पल और द वॉइस बॉक्स। इट इज़ द पोर्शन विच राइजेस एंड फॉल्स ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। ये पोर्शन क्या करता है, राइज और फॉल यानी उभरता है और फिर नीचे की ओर झुकता है फूड पार्टिकल्स के एब्जॉर्प्शन में। अगला है फिनिक्स। द नेजल चैम्बर्स दैट ओपन अप ए वाइड होलो स्पेस टर्म्स एज फिनिक्स। यानी कि ये क्या कह रहा है, इट इज़ द कॉमन पाथ फॉर बोथ फूड एयर एंड फूड। इट फंक्शन बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इन द विंड पाइप। The epiglottis is an elastic cartilage which serves as switch between larynx and the esophagus। तो ये क्या करता है, नेसल फिनिक्स में क्या होता है, ये कॉमन फूड पाइप है, ये कॉमन पाथ है फूड और एयर के लिए। तो ये क्या करता है, इसमें एक एपिग्लोटिस और इलास्टिक कार्टिलेज होती है जो स्विच करती है लारिंक्स और एसोफेगस के बीच में, ताकि एक टाइम पे एक ही चीज़ जाए, या फूड जाए या एयर जाए, ताकि कोई और दिक्कत ना हो। फिर है ट्रैकिया। द विंड पाइप राइजेस बिलो द लारिंक्स एंड मूव्स डाउन द नेक। द वॉल कंप्राइजेस ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स एंड प्रोटेक्ट्स इट्स फ्रॉम कोलेप्सिंग। ये है आपका ट्रैकिया। ठीक है, ये वाली जो पोर्शन है, यानी कि एक पाइप जिसमें इस तरह की कुछ पाइप्स हो जुड़े हो, सी शेप्ड की कार्टिलेज जुड़ी हो, ये है आपका ट्रैकिया। फिर है ब्रोंकाई। The trachea splits into two tubes, termed as bronchi, which enter each lung individually. Bronchi divides into secondary, tertiary, and bronchioles, which is further divided into alveoli। तो ट्रैकिया हो गया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल, फिर ब्रोंक्यूल से एल्वेलाई, ये इस तरह डिवाइड होती चल जाती हैं। आइए आपकी फिगर में भी देख लेते हैं। तो क्या हुआ, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, ये क्या हुआ, सबसे छोटी यूनिट में चली गई इस तरह डिवाइड होते होते। तो ट्रैकिया मेन पाइप हुआ, उसे डिवाइड किया, फर्दर ब्रोंकाई बना, उससे छोटे जो पाइप्स बनेंगे, यानी कि एक पेड़ की टहनी को और छोटा किया तो ब्रोंक्यूल्स बन गए ब्रोंकाई से, और उससे भी जो छोटे पार्ट होंगे वो एल्वेलाई कहलाएंगे। ठीक है, तो अब एल्वेलाई को देख लेते हैं। एल्वेलाई क्या कह रहा है, द एल्वेलाई आर सिंगल सेल्ड थिन वॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद एयर। तो ये क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद एयर, ये फिल्ड होती है एयर से। यही वो जगह है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, अभी हमने पढ़ा भी था, इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर है आगे लंग्स। द चीफ सेंटर ऑफ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, दे आर लोकेटेड इन द thoracic cavity of the chest near the backbone and on either side of the heart. They are the pair of large spongy organs mainly involved in the exchange of gases between the blood and the air. Compared to the left lung, the right lung is quite bigger and heavier। तो क्या कह रहा है ये, यहाँ पे लंग्स में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, और उसकी साइट होती है गैसेस एक्सचेंज की एल्वेलाई। ठीक है, और ये क्या है, बैकबोन और थोरेसिक कैविटी के बीच में होता है, और इधर साइड
इसके हर्ट होता है, इसके एक यानी कि एक साइड इसके हर्ट होता है, और इसमें क्या होता है, लेफ्ट लंग और राइट लंग, 2 लंग होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके पार्ट्स। इस डायग्राम को देख लीजिए। अब जब हम डायग्राम को देखेंगे तो हम बेसिक वे में समझ जाएंगे कि नेसल पैसेज से हमारा काम शुरू हुआ, फिर यहाँ पे हमने कंट्रोल किया फिनिक्स और लेनिक्स के द्वारा, फिर हम ट्रैकिया में गए, ट्रैकिया का डिवीज़न हुआ किसमें, ब्रोंकाई में, और जब ब्रोंकाई को जो है तोड़ा तो ब्रोंक्यूल्स बना, फिर एल्वेलाई बना, और टोटल इसको कहा गया लंग्स, और जिसके अंदर था इसे कहा गया रिप्स। एल्वेलाई में गैसियस एक्सचेंज हुआ। तो ये तो बात होगी आपकी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब जरा देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, 2 चीज़ों को, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या होगा, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड करेगी, रिप्स लिफ्ट होंगी, डायफ्राम्स फ्लैट शेप हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि एंट्री होगी किसकी, एयर की। और एक्सहेलेशन में क्या होगा, थोरेसिक कैविटी कंट्रैक्ट हो जाएगी, रिप्स डाउनवर्ड मूवमेंट कर जाएंगे, डायफ्राम डोम शेप्ड हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज हो जाएगी और एयर एग्जिट कर जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी वो क्या थी, वो ये थी कि एक मिनिमम अमाउंट रिजर्व्ड ऑक्सीजन की हर वक्त रहेगी किस में, लंग्स में प्रेजेंट, ताकि जो प्रोसेस है ये आसानी से हो सके। ठीक है बच्चों, तो अब जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एल्वेलाई। तो एल्वेलाई का फंक्शन यही है कि वो गैसियस एक्सचेंज को करती है और एयर को स्टोर करती है। दूसरा है, नेम द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज है आपकी एल्वेलाई। तीसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंस आप ये बता सकते हैं। फिर है, ड्रॉ ए वेल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वेल लेवल डायग्राम आपका ये है ही, और एनसीईआरटी में मैंने दिखाया था आपको। आखिरी क्वेश्चन है आपका, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ स्टमक ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, व्हाट कैन बी रीजन बिहाइंड योर ऑब्जर्वेशन। तो ये है क्या, ये है ये वाला पोर्शन जो आपको एक्सप्लेन करना है, और रीज़न बिहाइंड जो आपको बताना है, रीज़न इसके पीछे क्या है। तो ये रीज़न है, आप इसको अपने शब्दों में लिखेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 26 कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।